मुंबई। मैं पहली बार मुंबई जा रहा था, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने ट्रेन के चलने से पहले आशी को मैसेज किया कि ट्रेन लेट है, क्योंकि मैं उसे पहले पहुंचकर सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने मुझे अपना पता मैसेज किया, बोरीवली ईस्ट, निर्वाणा टावर। मैंने ट्रेन में अपने खाली समय आशी और मेरे बीच हुए कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर बिताया, जिसे मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर से सेव करके रखा था। मुझे अभी याद है जब मैं छुपकर उसकी रिकॉर्डिंग करता और उसके सामने जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। मैं अपनी सारी हरकतों को सोचकर खुद पर हंसने लगता। जितनी बार मैं उसे सुनता, उतनी बार मुझे उसे फिर से सुनने का मन होता। एक थका देने वाली यात्रा के बाद मैं मुंबई पहुंचने वाला था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से पूरे 4 घंटे की देरी से थी, जिसका कारण मुंबई में भारी बारिश थी। आज ऐसा लग रहा था मानो इतने दिनों बाद हमारे मिलने पर खुद आसमान भी रो रहा हो। मैं आशी से बस कुछ घंटों में मिलने वाला था। मैं उसके फ्लैट पर पहुंचकर उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। रात के 8 बजे ट्रेन ने मुझे बोरीवली स्टेशन पर छोड़ दिया। मैं ट्रेन से बाहर निकला। चारों तरफ पानी का सैलाब दिख रहा था। मैं पहली बार मुंबई में था। कहते हैं ये ख्वाबों की नगरी है। ये सच भी है, ये मेरा ख्वाब, आशी जो यहाँ रहती है। लखनऊ हुन मुंबईला येणारी गाडी बोरीवली फ्लॅट क्रमांक 4 ला अभी आहे। मैंने मराठी भाषा में अनाउंसमेंट सुना। वहाँ काफ़ी कम लोग दिख रहे थे। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा था। मुझे ईस्ट वेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने एड्रेस पूछने के लिए एक दो लोगों को रोकने की कोशिश की, पर वो ट्रेन की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी में थे। मैं कुछ समय तक इधर उधर भटकता रहा। मेरे पास एक छोटा सा हैंड बैग था, जिसमें मेरे कुछ पुराने गंदे कपड़े और मेरी डायरी थी। मैं अपनी परेशान आंखों से पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं उसे देखने के लिए पलटा। वो मुझसे लिपट गई। मैंने अपना हैंड बैग छोड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरी आशी, मेरी दुनिया मेरी बाहों में थी। वो रो रही थी, शायद आसमान के भी रोने से ज़्यादा। उससे गले लगते ही मेरी सारी थकान, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मैं आशी को पहले पहुंचकर सरप्राइज़ देना चाहता था, पर यहाँ तो उसने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। आशी ने अभी भी मुझे मजबूती से जकड़ रखा था। लोग हमें आते जाते देख रहे थे। आशी, सब देख रहे हैं। मैंने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ पल के बाद वो मेरे बदन से दूर हुई और अगले ही पल उसने अपने नाजुक हथेली को मेरे गाल पर अंकित कर दिया। आउच! उसके जोरदार थप्पड़ ने मेरे गाल सुन्न हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हथेलियों में इतनी ताकत है। उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। मारा क्यों? मैं तो आ गया ना, मैंने अपना गाल सहलाते हुए कहा। उसने अपने नर्म होठ मेरे गाल पर रख दिए, जहां उसने मुझे थप्पड़ जड़ा था। मैंने उसके आंसुओं से भरे आंखों में झांकने की कोशिश की। हर बार की तरह मैं उसे पहली बार देख रहा था। उसने जाने के लिए ऑटो किया। अब मुझे पता चला कि स्टेशन की एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वेस्ट है। आशी पूरे रास्ते में मुझसे झगड़ती रही। उसने मेरे शरीर पर कई बार वार भी किया और मैंने दर्द होने की एक्टिंग, जैसा प्यार में हर लड़का करता है। सबके सामने टूट पड़ने वाले लड़के न जाने क्यों लड़कियों के हल्के वार से चोटिल होने का नाटक करते हैं। सड़क के ऊपर पानी आ जाने की वजह से गाड़ियां रेंगते हुए चल रही थी। चारों तरफ उजाले में नहाई हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी। हम एक कड़ी मेहनत के बाद उसके फ्लैट तक पहुँचे। आशी का फ्लैट दूसरे माले पर था। गेट पर मैंने मिस्टर विवेक शर्मा का बोर्ड देखा, जो उसके चाचा थे।
हम कमरे में दाखिल हुए। कमरा व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। चारों तरफ बैलून लगे थे। कमरे में ज़रूरत की कुछ लाइटें जल रही थी। वाओ, नाइस रूम, मैंने कहा। उसने मुझे अनसुना कर दिया। बारिश की वजह से हमारे कपड़े भीग चुके थे, जिसकी वजह से कमरे का फर्श गीला हो रहा था। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। उसने मेरी तरफ टॉवेल उछाला। मैंने टॉवेल के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। वो सरप्राइज तुम अभी भी दे सकती हो। मैंने उसे आंख मारी। वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ मेरे कंधे के पीछे ले गई। हाँ, पर अभी तुम्हारे कपड़े से बदबू आ रही है, कहते हुए वो खिलखिला के हंस पड़ी। मैंने खुद को सूंघा। वो सही थी। इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं खुद अपने शरीर को नहीं सूंघ सकता था। मैंने अपना बैग सामने पड़े सोफे पर रख दिया। उसने मुझे बाथरूम का रास्ता दिखाया। गेट तक पहुंचाकर उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने भी बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि उसे देख सकूं, और अगर मैं लकी रहा तो वो मुझे अपनी कंपनी दे सके। पर मैं इतना भी लकी नहीं था। मैं एक लंबा शावर लेने के बाद बाहर निकला, पर वहाँ आशी नहीं थी। आशी, मैं चिल्लाया। कोई आवाज़ नहीं आई। आशी, मैं और ज़ोर से चिल्लाया। हाँ जान, बगल वाले कमरे से आवाज़ आई। बस 2 मिनट, मैं चेंज कर रही हूँ। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो मेरी तरह नहीं थी। उसने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। मैंने अपने बैग से वही पुराने कपड़े पहन लिए। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने उसे आखिरी बार कब धुला था। मैं उसके रूम की जांच पड़ताल करने लगा। ये कॉलोनी एक पांगा कॉलोनी थी। मुंबई में उसके चाचा एक रेस्टोरेंट चलाते थे। 8 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वो एक अच्छी पोजीशन पर थे। 2 BH का रूम, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। कमरे में महंगे महंगे सजे सामान लगे हुए थे और कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। चारों तरफ बैलून और सामने दीवार में धसी हुई एक बड़ी सी LCD टीवी, जिसमें क्रिकेट मैच को देखना लाइव मैच को देखने से कम नहीं होता। दीवार पर आशी की उसके चाचा चाची के साथ कुछ तस्वीरें लगी थी। कमरे में एक तरफ सोफ़ा सेट और उसके बीच में ट्रांसपेरेंट टेबल, जो पूरा खाली और चमक रहा था। करीब 10 मिनट बाद आशी कमरे से बाहर निकली। उसने एक पर्पल सिल्क नाइटी पहन रखी थी, जिसमें उसके शरीर के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। वो पहली बार मेरे सामने इन कपड़ों में थी। उसके मुलायम लंबे बाल खुले हुए थे। मैं कैसी लग रही हूँ? उसने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है, तुम हमेशा से मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। हाँ, झूठे, उसने शर्माते हुए कहा। सच में? मैंने उसके माथे को चूम लिया। उसने कमरे के कुछ और उजालों को कम कर दिया। अगर दुनिया में सब एक दूसरे को इतना ही प्यार करते तो हम लाइट बंद करके कितनी एनर्जी को बचा सकते थे। हल्के उजाले में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके नर्म गुलाबी होठ मुझे उसे चूमने को मजबूर कर रहे थे। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी। अभी नहीं, उसने मुझे दूर ढकेल दिया। वो मुझे रिझा रही थी, जिसकी वजह से मैं और उसके वश में होता जा रहा था। मैंने दोबारा उसे अपनी ओर खींचा। मेरे होठ उसके गुलाबी होठ से बहुत नज़दीक थे और दोनों हाथ उसके कमर के घुमाव पर। उसकी सांसें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें बंद होने को थी। कुछ बोल रहे हो? उसने धीरे से बोला। क्या? मैंने भौहें मरोड़ी। उसने अपनी एक पतले भौहें को ऊपर उठाते हुए कहा। गेस करो। प्रिकॉशन? मैंने अपनी नोटी दिमाग दौड़ाया। नहीं डफर, वो हंस पड़ी। उसने अपने होठ मेरे कान के पास लाए। हैप्पी बर्थडे जान,
उसने धीरे से कहा। क्या? ओह शिट! आज 8 अगस्त है। मैं अपना बर्थडे कैसे भूल गया? आसी मुझसे दूर हुई। उसने भागकर रिमोट से साउंड को ऑन किया। जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना है दर्द है। गीत बजने लगा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अलमारी से छानबीन करने के बाद उसने एक बड़ा सा केक निकाला और उसे बीच में रखे टेबल पर सजा दिया। अब मुझे दीवार पर लगे बैलून का मतलब समझ आया। तो इसलिए मुझे आज के दिन ही यहाँ बुलाया। मैं अपना बर्थडे भूल गया था, पर आशी नहीं। मैंने केक पर अपना नाम पढ़ा। मेरे नाम के साथ माई जान भी लिखा हुआ था। मैं अभी वहीं खड़े आशी को मेरे लिए सारी तैयारी करते हुए देख रहा था। वो अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें लेने लगी, शायद फेसबुक के लिए। उसने मुझे चाकू पकड़ाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बार बार दोहराने लगी। मैंने 23 नंबर के कैंडल पर एक जोरदार फूंक मारी। कैंडल मेरे फूंक के तूफान से बुझ गई। आशी ने तालियां बजाना शुरू किया। मैंने चाकू से जान वाले भाग को अलग किया। आई लव यू माई जान, उसने मुझे केक का एक बड़ा भाग खिलाते हुए कहा। मेरा मुंह एक बार में ही केक से पूरी तरह भर गया। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मैं अपना भरा हुआ मुंह बहुत मुश्किल से हिला पा रहा था। नाउ गेट रेडी फॉर योर स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। मैं अभी भी अपने केक को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश में जुटा था। उसने अपने गुलाबी होठ मेरे होठ पर रख दिए। मैंने उसे कसकर जकड़ लिया। मेरी आंखें बंद हो गई। अब मैं सब कुछ भूल चुका था। मेरे मुंह से भरा हुआ केक अब खत्म होने की कगार पर था, जिसमें आशी का भी अहम योगदान था। हम एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। मेरे हाथ आशी के सर के पीछे थे। ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा किस था। मैंने उसके गले पर चुंबनों का बौछार कर दिया। उसने मुझे खुद को पूरी तरह से सौंप दिया। टेबल पर रखा केक न जाने कैसे गिर गया, पर हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे कोने में पड़े सोफे पर लिटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके चेहरे पर अपने होठों का छाप छोड़ने लगा। मेरा हाथ उसके सिल्की सलवटों के ऊपर दौड़ने लगा। हम एक दूसरे के जिस्म में अपना अपना प्यार ढूंढने लगे। हमने एक दूसरे की महक से अपनी सांसें ली। वो मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसका हाथ मेरे बालों से होता हुआ मेरे कमर पर आ गया। उसने मुझे रुकने को कहा। इस बार मैंने उसे अनसुना कर दिया। वो मुझे दूर करने की कोशिश करने लगी, पर मैं अपने काबू में नहीं था। उसने मुझे जोर का धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बचा। मैं उसके इस अचानक आए बदलाव से हैरान था। एक पल को मुझे लगा कहीं उसे दौरे तो नहीं आते। उसके हाथ में कोई कागज़ का टुकड़ा था। व्हाट द हेल! ये तो काव्या का लेटर है जो उसने मुझे लास्ट टाइम भिजवाया था। शायद मेरे पैंट की पिछली पॉकेट में पड़ा था। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? वो लेटर को खोल चुकी थी। मैं उससे दूर हुआ। ये क्या है अनंत? उसने मुझे लेटर दिखाते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। लेटर, मैंने कहा। ये मुझे भी पता है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? उसका चेहरा रुआंसा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जान। मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था। मेरा यकीन करो, मैंने इसलिए हमारी पूरी कहानी। पर कब अनंत? सेक्स करने के बाद? उसने मेरी बात खत्म होने से पहले ही बोल दिया। ये क्या कह रही हो? वो फूट कर रोने लगी। तो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और मेरे फ़ोन का आंसर भी नहीं देते? उसने रोते हुए कहा। तुम काव्या से प्यार करते हो ना?
प्लीज़ आशी, मेरी बात समझो। वो बस मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या? मतलब तुम उसे अभी तक नहीं भूले? उसने फिर से मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हुए कहा। अब मैं जितना मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही पेचीदा होता जा रहा था। मैं उसके घुटनों के पास बैठा, गिड़गिड़ा रहा था। आशी, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, पर कभी टाइम ही नहीं मिला। यह सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। हम उसके एक्सीडेंट के बाद फिर कभी नहीं मिले। मैंने उसे समझाते हुए कहा। पर मिलना तो चाहते हो ना, और इसलिए तुमने ये लेटर अभी तक अपने पास रखा है। उसके गाल आंसुओं से भीग गए। यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने छल्लाते हुए कहा। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। बट आई हेट यू अनंत, आई हेट यू। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उसे समझाने के लिए उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर उसने एक झटके में ही दूर कर दिया। डोंट टच मी। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। तुम्हारे बिना मेरा एक एक दिन कैसे गुजरा तुमको कोई परवाह थी? तुम नहीं चाहते थे कि हम साथ में रहें, तभी तुमने मुझे मुंबई आने को कहा। मैं भी कितना पागल थी। आई हेट यू। वो फिर से रोने लगी। काश कोई प्यार नापने की मशीन होती तो मैं उसे बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। यार प्लीज़ समझो, मैं खुद परेशान हूँ। पता नहीं उसका क्या हुआ, वो कहाँ और किस हाल में है। मैंने उसे समझाने की एक बार फिर से कोशिश की। और मेरा क्या आनंद, तुम्हारे बगैर मैं इतने दिन कैसे रही तुम्हें कुछ पता है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। उसने गरजते हुए कहा। प्लीज़ आशी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर अब मैं तुम्हारे बिना रहना चाहती हूँ। तुमने सच में मेरा विश्वास तोड़ा है। यू ब्रोक माई हार्ट। वो फिर से सिसकने लगी। प्लीज़ आशी, मैं मर जाऊँगा। जो जी में आए करो। उसके आंसू रुकने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे टाइम पर मेरा कुछ भी समझाना अब बेकार था। यार, मैं बता रहा हूँ, मैं सच में चला जाऊँगा, फिर कभी मैं लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने अपना गुस्सा दिखाया। यही तो तुम चाहते हो, उसने आंखें तरेरी। वो मुझे किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं थी। आशी लिसन। मैं उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। अनंत, डोंट ट्राई। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। आशी, मैंने तुम्हारे लिए डायरी भी लिखी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं डायरी देने के लिए अपने बैग की तरफ कूदा। अनंत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं उसे समझाकर थक चुका था। उसे मनाना बेहद मुश्किल था। मैंने एक बार फिर से उसके हाथ को थामने की कोशिश की। मैं फिर से नाकाम रहा। शायद मेरा वहाँ से अभी जाना ही सही है। मैंने आखिरी बार उसे देखा, अपना बैग उठाया, उसके हाथ से लेटर लिया और वहाँ से निकल गया। तो फिलहाल कहानी को यहीं विराम देती हूँ। आगे क्या हुआ, कहाँ गया यहाँ से अनंत, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और कमेंट करना, फॉलो करना मत भूलिएगा।